एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उनकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर अंदर आंटी से मैंने कहा पापा जीते जीते तो कुछ कर नहीं पाया, मुझे भी आई नहीं लगेगा। विधिवत जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाइयां चल रही हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कंपाउंडर हैं जिन्होंने वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए गए थे और जिनके द्वारा उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इंजेक्शन दिए गए थे। तेईस साल की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत, एक मौत जिसकी मौत की मिस्ट्री की हर रोज उलझती ही जा रही है। उनके अनुयायी, उनके भक्त और पिता किसी साजिश की बात बता रहे हैं तो वही इस केस ने पूरे आश्रम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जांच सिर्फ शक नहीं सबूतों की तरफ बढ़ रही है। 2 इंजेक्शन, डिजिटल सबूत, आश्रम की प्रॉपर्टी और हर उस शख्स से पूछताछ जो साध्वी के आखिरी वक्त में साथ था। सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होने वाला है। संदिग्ध मौत की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। एसआईटी की अगुवाई में एसीपी छवि शर्मा इसकी अगुवाई कर रही है और एसआईटी ये जांच करेगी कि साध्वी की मौत हादसा है या साजिश का हिस्सा। देखिए रिपोर्ट। साध्वी की मौत मिस्ट्री और उलझी। कंपाउंडर द्वारा बताया गया है कि बहुत नॉर्मल इंजेक्शंस थे जिनसे कोई ऐसा रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। साध्वी की मौत गहराता जा रहा रहस्य। हम लोगों ने उन्हें पूछा, जब घर पे आए थे हम बात, उनका कॉल आया कि भाई ये बात हो चुकी है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हमने पूछा हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं गया था तो सब नॉर्मल था। मौत से पहले अचानक बिगड़ी तबीयत। फिर उन्हें 1-2 बार बोला तो फिर ठीक है तो लगवा लेती हूँ, तो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब सींकें आने लगी उसको बहुत जोरदार। साध्वी को लगे थे 2 इंजेक्शन। मेडिकल बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, फाइनल ओपिनियन, वही डिसाइसिव होगी अल्टीमेटली। 2 इंजेक्शन, इलाज या साजिश। कोशिश यही है कि हर बिंदु पे गहनता से जांच हो और एक्सपेडाइट करके प्रोसेस को जल्द से जल्द अनुसंधान जो है वो पूर्ण किया जाए। किस दवा के थे इंजेक्शन? उन्होंने इतना ही बताया कि वो इंजेक्शन मैंने लगाया था, नॉर्मल इंजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो यूजेबल है। जांच के घेरे में मोबाइल और कॉल डिटेल। मेरी कॉल डिटेल निकाल दो, डॉक्टर से मैंने कब बात की है, कितने समय में वो पहुंचा है और उसके बाद में कितने समय बाद में, कितने मिनट बाद में उन्होंने प्राण त्याग दिया। साइबर एक्सपर्ट खंगाल रखे डिजिटल सबूत। एक एलैबोरेट एसआईटी टीम है जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं और भी जो चीज़ों को, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो भी हैं। जांच में जुटी एफएसएल की टीम। एफएसएल टीम द्वारा जो लास्ट उनका प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको सिक्योर किया गया और एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया गया और पुनः उसको कुछ हिस्से को जो उनका मूवमेंट कर गया था उसको सिक्योर भी किया गया है और अगर आवश्यकता होगी तो पुनः निरीक्षण किया जाएगा। रडार पर आश्रम में रहने वाला हर शख्स। आज प्रत्येक पहलू पे की जा रही है, हर पहलू पे जो तथ्य भी सामने आ रहा है और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ को कवर किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा है। अलग अलग बयानों से बढ़ा शक। बदनाम करने की एक साजिश रची उसने, भाई इनकी सभी 80 है तो इस सभी को कैसे खराब करें। आश्रम की प्रॉपर्टी एंगल से भी जांच। अभी तक पिताजी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसकी घटनाक्रम की जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो सही पाए गए हैं अभी तक। क्या साध्वी की मौत से किसी को फायदा? प्रत्येक व्यक्ति जो उनके साथ कांटेक्ट में थे लास्ट या जो जिनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं, हर एंगल से तफ्तीश में जुटी जांच टीम। हर बिंदु पे गहनता से जांच हो और एक्सपेडाइट करके प्रोसेस को जल्द से जल्द अनुसंधान जो है वो पूर्ण किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा बड़ा खुलासा। अगर मेडिकल
जो रिपोर्ट्स आएंगी फाइनल कॉज ऑफ डेथ को लेके, या कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस या अन्य कोई ऐसा एविडेंस प्राप्त होता है जो किसी को भी शक के घेरे में डालता है, तो उस चीज़ पे भी प्रॉपर्ली अनुसंधान किया जाएगा। मौत या साजिश, सच जल्द आएगा सामने। साध्वी की संदिग्ध मौत, 2 इंजेक्शन, पोस्टमार्टम और आश्रम प्रॉपर्टी एंगल। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य और भी गहराता जा रहा है। साध्वी की मौत अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक जटिल केस बन चुका है, जिसमें हर घंटे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच टीम इस वक्त साध्वी की मौत पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। जांच में अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो है 1 से ज्यादा वाली इंजेक्शन। एसीपी और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलासा किया कि साध्वी की मौत से पहले 1 नहीं बल्कि 1 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए गए थे। कंपाउंडर ने भी पूछताछ में इसका खुलासा किया। क्योंकि इनकी तबीयत वेडनेसडे को 28 को थोड़ी सी ख़राब थी, जिस पर इन्होंने कंपाउंडर को घर पर ही इन हाउस ट्रीटमेंट लिया, जिसने कुछ इंजेक्शन भी एडमिनिस्टर किया साध्वी प्रेम बाइसा पे, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ने लग गई, जिस पर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद बॉडी को एमजीएच लाया गया, जहां पर प्रॉपर वापस से एग्जामिनेशंस के बाद उनको डिक्लेयर डेड करके मॉर्चरी में बॉडी शिफ्ट कराया गया। सवाल ये है कि साध्वी प्रेम बाइसा कितनी बीमार थी कि 1 से ज्यादा इंजेक्शन लगाने पड़े। इंजेक्शन किसने लगाए, किस दवा के थे और क्या इनका सीधा कनेक्शन मौत से था? जैसा कि कंपाउंडर द्वारा बताया गया है कि बहुत नॉर्मल इंजेक्शंस थे, जिनसे कोई ऐसा रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, परंतु मेडिकल बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, फाइनल ओपिनियन, वही डिसाइसिव होगी अल्टीमेटली। साध्वी केस में एफएसएल और साइबर एक्सपर्ट की भी एंट्री हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एफएसएल और साइबर एक्सपर्ट भी जांच में जुट गए हैं। कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, हर डिजिटल सबूत को खंगाला जा रहा है। में एसआईटी जो है वो काम कर रही है। एक एलैबोरेट एसआईटी टीम है, जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं और भी जो चीज़ों को, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो भी हैं। और कोशिश यही है कि हर बिंदु पे गहनता से जांच हो और एक्सपेडाइट करके प्रोसेस को जल्द से जल्द अनुसंधान जो है वो पूर्ण किया जाए। एसआईटी टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले किससे बात हुई, क्या कोई दबाव था और क्या कोई सुसाइड या धमकी वाला संकेत मिला। जांच को वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर मजबूत करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट हर पहलुओं पर नजर रख रही है। केस की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी बातें हैं जो आम जन कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट व्यू के अंदर उनकी रिलायबिलिटी नहीं है। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रॉपरली उसका पोस्टमार्टम जो है बॉडी का वो किया गया है और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी होती है, कई एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम और आपकी जगह मेडिकल एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे। जांच टीम ने साफ कर दिया है कि कोई भी सवालों से नहीं बचेगा। आश्रम में रहने वाला हर सेवक, हर सहयोगी, हर रिश्तेदार, हर स्टाफ मेंबर से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। ठीक है, जांच प्रत्येक पहलू पे की जा रही है, हर पहलू पे जो तथ्य भी सामने आ रहा है और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ को कवर किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा है। परंतु अभी तक पिताजी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसकी घटनाक्रम की जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो सही पाए गए हैं। साध्वी के मामा, पिता और कंपाउंडर के रिश्तेदारों के बयानों में आपसी विरोधाभास भी सामने आया है, जिससे शक और गहरा हो गया। तबीयत उनकी इंजेक्शन नहीं लगता तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, ये शोरूम है। अगर इंजेक्शन बुखार आता है तो बुखार से आदमी मरता नहीं है, ये पकाते हैं। और हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, उस टाइम पता नहीं परमात्मा की क्या इच्छा थी, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए। अगर कंप्यूटर को नहीं बुलाते, सीधा परीक्षा में चले जाते, तो वहाँ पर तो सब सुविधा भी थी, तो वहाँ कुछ नहीं हो पाता है।
जब हम लोगों ने उन्हें पूछा, जब घर पे आए थे हम, बात उनका कॉल आया कि भाई ये बात हो चुकी है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हमने पूछा हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं गया था तो सब नॉर्मल था, जैसे घर पे बैठे थे अपने बेड पे वैसे नॉर्मल बैठे थे वहाँ पे। वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वीपी वगैरह चेक करके जो रेगुलर ट्रीटमेंट होता है वो उन्होंने किया। और वो एक बार गए हो तो पता हो, वो काफ़ी बार जा चुके हैं। कंपाउंडर देवी सिंह की नर्सिंग डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी ने कंपाउंडर देवी सिंह राज पुरोहित को धारा 94 के तहत नोटिस दिया। उनसे उनकी नर्सिंग डिग्री और उससे जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी डिग्री सही है या नहीं और क्या उन्हें इंजेक्शन देने का अधिकार था या नहीं। अभी प्राइमा फेसी जिस तरीके से हमें पता चला है वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए तो सक्षम है, परंतु वो अपने लेवल पे क्या इंजेक्शन किसके ऊपर एडमिनिस्टर करा जा सकता है और किसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो इसके लिए सक्षम है या नहीं, इसके लिए हम उनसे लीगल नोटिस दे के कागजात वगैरह मंगवा रहे हैं। और संबंधित जहाँ से इंस्टीट्यूट्स उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है, जहाँ वो अभी कार्यरत हैं, उन सभी विभागों से हम सूचना प्राप्त करें। जांच अब सिर्फ मौत तक सीमित नहीं है, टीम आश्रम की चल अचल संपत्ति की भी जांच करेगी। सवाल ये है, क्या साध्वी की मौत के पीछे कोई प्रॉपर्टी विवाद छिपा है? किसी को साध्वी के हटने से सीधा फायदा होता है? आर्थिक पहलू, आर्थिक कारण या कोई साजिश किसी तरह की आश्रम के भीतर, एक थ्योरी ये भी चल रही है, इन पहलुओं की भी जांच हो रही है। देखिएगा, जांच प्रत्येक पहलू पे की जा रही है, हर पहलू पे जो तथ्य भी सामने आ रहा है और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ को कवर किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा है। परंतु अभी तक पिताजी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसकी घटनाक्रम की जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो सही पाए गए हैं। अब पूरे मामले की चाबी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हाथ में है। मौत की मिस्ट्री को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सुलझाएगी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम से साफ होगा मौत इंजेक्शन से जुड़ी थी या किसी और वजह से। मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी पोस्टमार्टम के अंदर ओपिनियन रिजर्व रखी गई है और एफएसएल टीम द्वारा जो लास्ट उनका प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको सिक्योर किया गया और एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया गया और पुनः उसको कुछ हिस्से को जो उनका मूवमेंट का एरिया था उसको सिक्योर भी किया गया है और अगर आवश्यकता होगी तो पुनः निरीक्षण किया जाएगा। साध्वी की मौत अब एक एक परत खुल रही है। एक या एक से ज्यादा इंजेक्शन, डिजिटल सबूत, आश्रम और प्रॉपर्टी एंगल, हर दिशा में जांच जारी है। अब इंतजार है सिर्फ एक रिपोर्ट का, पोस्टमार्टम का, जो ये तय करेगा कि ये मौत थी या साजिश। जोधपुर से सुशांत पारीक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। आश्रम में मिली 2 इंजेक्शन की शीशी, डेक्सोना और एस्थलीन। पर क्या साध्वी को अस्थमा था या इंजेक्शन ही बने मौत की वजह? आश्रम से 2 खाली इंजेक्शन की शीशी मिली। पहली डेक्सोना, जो आमतौर पर एलर्जी, सूजन या इमरजेंसी में दी जाती है। दूसरी एस्थलीन की 2 शीशी, जो सीधे सीधे अस्थमा और सांस की दिक्कत में इस्तेमाल होती है। अब यहीं से कहानी में आया है बड़ा ट्विस्ट। अगर साध्वी को अस्थमा नहीं था तो एस्थलीन इंजेक्शन क्यों लगाया गया? क्या अचानक तबीयत बिगड़ी या किसी ने जानबूझकर गलत दवा दे दी? डेक्सोना और एस्थलीन दोनों इंजेक्शन अगर बिना डॉक्टर की सलाह के दिए जाएं तो गंभीर रिएक्शन हो सकता है। तो क्या ये लापरवाही थी या किसी साजिश की शुरुआत? बोला भाई साहब एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आप एकदम बढ़िया रिलीफ हो जाओगे, कल आपको कोई मतलब भजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई साहब ने एक बार तो मना कर दिया और फिर उन्हें 1-2 बार बोला तो फिर ठीक है तो लगवा लेती हूँ। तो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाते ही कुछ देर बाद उसकी मतलब सीखें आने लगी उसको बहुत ज़ोरदार, मतलब 15-20 सीखें एक साथ आई उसको बहुत ज़ोरदार। टिश्यू पेपर से उसने वो कप सब बाहर आया उसका और अचानक उसकी सांस फूलने लग गई। और बाजू है जो यहाँ से वो मतलब ऐसे ग्रीन मैंने खुद ने देखा है, मतलब नर्सरी में अंदर जाके तो बाजू पूरा ग्रीन था उसका और नाखून पूरे काले पड़ गए थे। तो इंजेक्शन से कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन ही लगा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ। और तो
कुछ साजिश लग रही है आपको? सर यहाँ पर मतलब उस टाइम तो इंजेक्शन का ही है और कुछ नहीं। उसके डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया, मात्र 3-4 मिनट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब हर कोई इंसान इतना तो समझता है इस इंजेक्शन लगने के बाद में 3-4 मिनट में ही उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा उस इंजेक्शन में क्या था? जांच एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं, 2-2 इंजेक्शन क्यों लगाए गए और इंजेक्शन लगाने से पहले साध्वी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पिता और मामा कहते हैं कि इंजेक्शन के कुछ देर बाद ही साध्वी की तबीयत बिगड़ने लगी, लगातार छींकें आने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर अचानक हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलेगा इस रहस्य का सबसे बड़ा राज। डेक्सोना इंजेक्शन डेक्सामेथासोन होता है, जो डेक्सोना के नाम से ट्रेड नेम से आता है, कमर्शियल नेम से आता है जी तो वो तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। जी वो कई चीजों में दिया जाता है, अस्थमा में भी दिया जाता है और किसी चीज की रिएक्शन हो उसमें भी दिया जाता है और कई चीजों में काम में आता है। ये इमरजेंसी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग, डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है, वैसे नहीं लिया जाता। और डॉक्टर साहब क्या मतलब इससे ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे तबीयत बिगड़ जाए या जान को खतरा हो? नहीं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये कारण देखना पड़ेगा। इसकी वजह काय के लिए लिया गया, ये क्यों लिया गया। ये नशे का नहीं है, डेक्सोना इंजेक्शन नशे में नहीं लिया जाता। तो डेक्सोना क्यों लिया गया, क्या बीमारी थी उसको, ये सामने कुछ आ रहा है क्या? कई चीजों में लेते हैं इसको, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम में आता है। कोई ड्रग रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है उसमें लेते हैं और ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। देखिए उसमें एक एम्प्यूल जो आएगा, ये वाइल आती है इसकी यूजुअली डेक्सोना की, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है पूरा। कितनी वजन कितना है इस पर डिपेंड करता है। अगर वेट नॉर्मल होगा जो एज बताई जा रही है तो उसमें एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आश्रम के बिल्कुल बगल में, और इस दवा के बारे में जो जानकारी है कि ये अस्थमा को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये दवा काम में ली जाती है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो अस्थमा की शिकायत साध्वी प्रेम बाईसा को थी, क्या वो जो जुखाम जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है वो कोई गंभीर बीमारी थी, कोई परेशानी उनको लंबे समय से थी जिसकी वजह से उनको, क्योंकि डेक्सोना इंजेक्शन देने की जो बात सामने आई है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डेक्सोना श्वास नली की सूजन को कम करने में काम में लिया जाता है और डेक्सोना के साथ कुछ दूसरे इंजेक्शन भी दिए गए हैं। लेकिन आश्रम के पास ये जो दवा इस वक्त हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पड़ी मिली है, तो सवाल ये उठना लाजमी कि क्या साध्वी प्रेम बाईसा को अस्थमा की शिकायत थी। इंजेक्शन की 3 शीशी, कंपाउंडर का कबूलनामा और एफआईआर की कॉपी। साध्वी केस में एफआईआर कॉपी से भी बड़ा खुलासा हुआ है। साध्वी के पिता वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। 23 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को सुबह तबीयत खराब हुई थी। 28 जनवरी की सुबह साध्वी प्रेम बाईसा को सामान्य जुकाम की शिकायत थी। सुबह 11:54 पर आश्रम से निजी कंपाउंडर देवी सिंह को फोन किया। देवी सिंह ने उस समय खुद को अस्पताल में बताया और शाम 3 बजे आने की बात कही। इसके बाद शाम 5:04 पर फिर से कॉल किया गया। शाम करीब 5:10 से 15 मिनट के बीच देवी सिंह साधना कुटी आश्रम पहुंचे। देवी सिंह ने मशीन से जांच की और दाहिने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया। 3-4 मेडिकल गोलियों के पत्ते दिए और 500 रुपए फीस लेकर चला गया। इंजेक्शन लगाने के करीब 9 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा की हालत गंभीर हो गई। वो रोने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने की बात कहने लगी। लगातार छींकें आने लगी और उन्होंने रुमाल और टिश्यू मांगे। साध्वी प्रेम बाईसा ने पिता से तुरंत अस्पताल ले चलने की गुहार लगाई। शाम 5:29 पर देवी सिंह को दोबारा फोन किया गया। बताया गया कि इंजेक्शन के बाद हालत बेहद नाजुक हो गई है। प्रेक्षा अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वीपी वगैरह चेक करके जो रेगुलर ट्रीटमेंट होता है वो उन्होंने किया। उन्होंने जो परिस्थिति देखी, जो इंजेक्शन था वो नॉर्मल लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था, बताया कुछ? नॉर्मल तो वो डेक्सोनोल ऐसा कुछ बता रहे हैं जो उन्होंने लगाया था। केवल एक इंजेक्शन दिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने इतना ही बताया कि वो इंजेक्शन मैंने लगाया था, नॉर्मल इंजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो यूजेबल है। एक युवा साध्वी जिसकी जिंदगी भक्ति और साधना में बीत रही थी, उसके आश्रम में अस्थमा का इंजेक्शन मिलना कई सवाल खड़े करता है। साध्वी की मौत का सस्पेंस गहराता जा रहा है।
आश्रम से मिली अस्थमा की दवा और इंजेक्शन एंगल से ये जांच उलझती ही जा रही है। मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का उनके पैतृक गांव परेऊ में पूरे विधि विधान के साथ समाधि संस्कार किया गया। साध्वी के निधन से गांव में शोक और श्रद्धा का माहौल है। वो मात्र 12 साल की उम्र से धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चल रही थी, लेकिन 25 साल की उम्र में उनका असामयिक निधन हो गया। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा और ग्रामीणों के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा के निधन के बाद पूरे पश्चिम में राजस्थान में उनके भक्तों में शोक की लहर है। एनडीटीवी की टीम प्रेम बाईसा की मां की समाधि स्थल जास्ती गांव पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि अपने मां के नक्शे कदम पर प्रेम बाईसा चल दी थी, लेकिन साथ के लोगों के कारण से उनकी कुछ बदनामी हुई। लेकिन प्रेम बाईसा ऐसी नहीं थी। उनकी मां अमरू देवी के जाने के बाद उन्होंने भी जस्ती गाँव में काफी विकास कार्य करवाए। कथावाचक प्रेम बाईसा के निधन के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची है जास्ती गांव में, जहां उनकी मां की यह समाधि है। बताया जाता है कि जिस तरह से जो है प्रेम बाईसा की मां यहाँ इस जो जास्ती गांव में आई थी और दसनाथ मठ में है वो सेवा करती थी और गांव में जो है पूजा पाठ करती थी, और यहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि उनकी हर बात को वो लोग टालते नहीं थे। अमरूबाई के निधन के बाद अमरूबाई ने पहले ही गांव वालों को बता दिया था कि मुझे यहाँ ही समाधि देनी है। उसके बाद में गांव वालों ने उसी स्थान पर जो है अमरूबाई की समाधि बना दी। लेकिन अपनी मां के गुजरने के बाद में प्रेम बाईसा भी यहाँ आती थी और काफी यहाँ विकास कार्य और चबूतरे और हॉल वगैरह बनाने का काम किया। लेकिन अब प्रेम बाईसा के निधन के बाद जास्ती गांव के लोगों का कहना है कि इसी छतरी के पास में जहाँ अमरू देवी यानी कि प्रेम बाईसा की मां की समाधि है, वहीं पर वो दूसरी समाधि प्रेम बाईसा की भी बनाई। मां जब गांव में आई थी तो जसनाथ में बड़ी झोपड़ी में रहकर माला फेरा करती थी। उनका मन गांव में लग गया और अंतिम समय से पहले अपनी बच्ची को पास बुलाया था। साध्वी प्रेम बाईसा जन्म के बाद ही ननिहाल में रहती थी। माता अमरू बाईसा के निधन से पहले वो यहाँ आई थी। उसके बाद जोधपुर में कृपाराम जी महाराज के गुरुकुल में वो पढ़ रही थी। प्रेम बाईसा काफी सीधी व्यक्तित्व की एक अच्छी कथावाचक थी, जो विदेशों में जाकर कथावाचन करती थी। प्रेम बाईसा पर्यावरण, जीव जंतुओं के लिए काफी मदद करती थी। शुरुआत में बाड़ी है उन बाड़ी में आया था। बाड़ी में हमारी हट दे लियो तो सब पी के कोई गुर्क मारियो बिने तो कभी खाना पीना करो। रोटी तो को जिम था नहीं, कोई फल फ्रूट खाता तो नहीं। तो गुर्क मारियो बिड़ा तो पत्रों रे सदर रो वो तो कई दिन भजन भाव करिया उन पचट महादेव स्थान मत आया। ठीक है ना, तो मारे आयो पी तारीख रो गणो बोले हर होमवार रो गणो अटे कुंटल 2 कुंटल धोन रो जीमता मिनक मोर हाथ ही हुको तो ये करता करता करना थोड़ी तकलीफ है हेर गया तो शरीर तो सूट को सेठ पूगा नहीं पूगा। प्रेम भाई सब ये बात लारू यार मारी नहीं दवाई आगे बढ़ी हमारो गांव रे दिया वे घणी राखदा मोय घणी राख वहां तो आराम करने दी। यहाँ तो मैं मारी याद में देखना तो तालाब में कभी खाली देखियो नहीं। आप जी माड़ा पेरी करीन और मठ बनायो, मंदिर बनायो, समाधि हर होमवार ने लोग हटावे। हर होमवार हमें आवे आज तारीख में आवे भले सोनणी वो अंदर वो सोमवार ने रोज आवे पब्लिक। मतलब कह सको पे महादेव रूपिया शिव रूपियन मानो पे। हाँ। साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन भक्ति, साधना और संघर्ष से भरा रहा। वो 5 साल की उम्र में मां के निधन के बाद जोधपुर के आश्रम में रहने लगी। संतों के मार्गदर्शन में उन्होंने कथावाचन और भजन गायन में विशेष पहचान बनाई और 12 साल की उम्र में पहली कथा करने के बाद उनकी ख्याति बढ़ती ही चली गई। जो एक भाव जो है गांव वालों का निश्चित रूप से कहता है कि मां के साथ उनकी बेटी प्रेम बाईसा की भी समाधि और छतरी यहीं बनेगी, क्योंकि जो विकास अपनी मां के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रेम बाईसा ने किया था उसके गांव के लोग अभी भी नहीं भूल सकते और वो चाहते हैं कि उनकी मां के साथ उनकी छतरी बने प्रेम बाईसा की, और जो यादें हैं उनकी और जो उनके सेवा कर्म है उसको गांव के लोग आज भी याद कर रहे हैं। जोधपुर के जास्ती गांव से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
तो प्रेम बाइसा की डेथ मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है और एनडीटीवी इस मामले पर लगातार एक से एक बड़ा खुलासा कर रहा है। डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप एनडीटीवी लगातार देखते रहिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उनकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर अंदर